नमस्कार साथियों, बाल अधिकारों से संबंधित कानून, नियमों, अधिनियमों पर चर्चा की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों से जुड़े एक और महत्वपूर्ण कानून, एक अधिनियम से, जिसे हम कहते हैं पॉक्सो एक्ट। आपने कई बार न्यूज़पेपर्स में आए दिन ये चर्चा में रहता है, पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई हुई, पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई हुई। तो आज उसी महत्वपूर्ण एक्ट को मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से आज का ये पूरा वीडियो आपके लिए, बच्चों के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या एक सामान्य आप एक कॉमन लेमैन के नाते भी इस महत्वपूर्ण एक्ट की जानकारी होना हमारे देश के हर नागरिक के लिए आवश्यक है। तो हम आज इस एक्ट पर चर्चा करेंगे, जिसका पूरा नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इंग्लिश में से हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 पॉक्सो एक्ट। तो चलिए साथियों, इसी श्रृंखला में हम आगे चर्चा करते हैं। लेकिन आपने अभी भी इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका नियमित अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो साथियों, जो हम बात कर रहे हैं पॉक्सो 2012 की, सबसे पहले इसमें चर्चा आगे बढ़ाएं उसके पहले एक जो अक्सर मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं, जुडिशरी के हमारे जुड़े हुए लोग, स्टूडेंट्स भी कई बार अपने मुंह से ही बोलते हैं पॉक्सो की जगह पोस्को। पोस्को हमें नहीं बोलना है, पोस्को नहीं है, वो पॉक्सो है, POCSO, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। बहुत सारे लोग उसको अगेन सेक्सुअल ऑफेंसेस भी बोलते हैं ना, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस बोल सकते हैं। पोस्को बेसिकली कोरियन बेस्ड एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जो भारत में आके भी काम करने जा रही है। तो आपने अगर पोस्को बोलते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन तो गलत है ही, लेकिन आपने बिल्कुल एड्रेस ही किसी और चीज को कर दिया। तो पोस्को बेसिकली क्या है, कंपनी है जो बाहर की है, जो हमारे यहाँ पर काम कर रही है। हमें पोस्को नहीं बोल के पॉक्सो बोलना है, यदि आप शॉर्ट में बोल रहे हैं। तो जब साथियों इस एक्ट पर हम चर्चा करें, इस अधिनियम पर हम बातचीत करें, उसके पहले ये जरूरी है कि इस एक्ट की भावना को, इस एक्ट को बनाने के पीछे मंशा को समझे। वर्ष 2012 जब पॉक्सो एक्ट लागू हुआ, उसके पहले तक लज्जा भंग महिलाओं के साथ होता था, छेड़छाड़ ऐसी जो घटनाएं थी वो महिलाओं के साथ होती थी। यदि कोई लड़का है, कोई पुरुष है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, यदि उसके साथ यदि कोई शारीरिक हिंसा, कोई दुर्व्यवहार हुआ है, कोई उसका यौनिक शोषण हुआ है, तो वो हमारी IPC में उस तरीके से कवर नहीं होता था। इन सारी चीजों को कवर आउट हो गई, वो सारी चीजों का समाधान निकला वर्ष 2012 में जब पॉक्सो एक्ट हमारे पास निकल कर आया। इसको 14 नवंबर 1912 को हमारे पूरे राष्ट्र में लागू किया गया। 14 नवंबर बाल दिवस, बाल सप्ताह के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रतिवर्ष। उसी दिन इस एक्ट को हमारे यहाँ पर लागू किया गया। और इसमें जो जानने योग्य एक बात है इस एक्ट के बारे में, आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारे जो भारत अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो सभी मानवों को अलग अलग अधिकार दिए गए, उसका आप अनुच्छेद सेक्शन 15 और 39 को आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे साफ साफ उसमें मेंशन किया हुआ है कि भारत में निवासरत हर बच्चे को उसकी यौन हिंसा से संरक्षण, उसका ट्रैफिकिंग ना हो, उसका सेक्सुअल ऑफेंस ना हो, इन सब चीजों से संरक्षण हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इन जो हमारे मौलिक अधिकार थे, इनकी पूर्ति के लिए भी भारत प्रयासरत था, और वो समाधान के रूप में, एक एक्ट के रूप में कब निकल कर आया, वर्ष 2012 में जब पॉक्सो एक्ट को लागू किया गया। उसी के साथ आप देख रहे होंगे कि 11 दिसंबर 1992 में, जब 1990 में संयुक्त राष्ट्र का एक अधिवेशन हुआ, एक चर्चा हुई, और जब सभी लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, एक महत्वपूर्ण गंभीर विषय था। UN ने जब भी पहले भी अधिवेशन किए, चाहे वो 1989 का हमारा UN कन्वेंशन रहा हो जिसमें बाल अधिकारों पर भारत ने हस्ताक्षर किए, उसके बाद क्रमवार जो अलग अलग चीजें चली, लेकिन जो 1990 की संवाद हुआ, जिसको 92 में भारत ने स्वीकार किया, उस संवाद का एक महत्वपूर्ण चरण या महत्वपूर्ण घोषणा ये भी थी कि हमें अपने राष्ट्र में बाल यौन हिंसा को पूर्ण रूप से समाप्त करना है या उस पर अंकुश लगाना है। वो काम भी भारत ने कब किया, जब भारत ने वर्ष 2012 में पॉक्सो एक्ट को लेकर आया। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि पॉक्सो एक्ट को बनाने के पीछे बहुत बड़ी एक प्रक्रिया, एक सोच, एक विचार काम कर रही थी, जो सालों से थी, लेकिन उसका सही इंप्लीमेंटेशन, उसको जो लागू किया गया, वो लागू किया गया 14 नवंबर 2012 में। देखिए साथियों, इसके साथ इसमें समझने की एक बात और जरूरी है, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सिर्फ डेटा के रूप में बताने की कोशिश किया, सिर्फ पिन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट्स किए हैं। अब देखिए, जो NCRB के जो फिगर्स भी प्रतिवर्ष आ रहे थे, NCRB जो हमारा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो है, जो आपके क्राइम्स से रिलेटेड अलग अलग डेटा को लेकर हर प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट को जारी करता है। जो NCRB की रिपोर्ट थी वो चौंकाने वाली थी। वर्ष 2011 की बात करें तो बच्चों के खिलाफ जो अत्याचार के मामले थे, जब वर्ष 2012 की बात करें तो बच्चों के खिलाफ अत्याचार के जो मामले थे वो प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहे थे।
तो ये जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ उस बात का है कि बच्चों के खिलाफ जो होने वाले अत्याचार हैं, जो यौन हिंसा के जो मामले हैं बच्चों के खिलाफ, चाहे दुष्कर्म हो, चाहे सामूहिक रेप के आप अखबार में घटनाएं पढ़ते हैं, वो सब जो घटनाएं थी वो नियमित रूप से बढ़ रही थी। जो कानून, जो एक्ट्स थे, उनको बार बार सिविल सोसाइटीज, आम जन की तरफ से मुद्दा उठ रहा था कि कैसे करके इसको मजबूत किया जाए, दुष्कर्मियों को फांसी हो, दुष्कर्मियों को कठोर सजा हो, ऐसे कई सारी डिमांड पूरे भारतवर्ष से उठ रही थी। तो जब एक सॉल्यूशन के रूप में देखा गया, एक उपाय के रूप में जब इस पर विचार किया गया, तब बुद्धिजीवियों ने, पूरे जुडिशरी के पैनलिस्ट ने, कई सारे लोगों ने जब विचार मंथन किया और एक लंबी प्रक्रिया के बाद हम लोग पॉक्सो एक्ट को भारत में लागू करवा पाए। तो देखिए, मैंने सीधा एक्ट शुरू करने से पहले इन सब मुद्दों पर आपको बताना इसे जरूरी समझा कि पॉक्सो की पीछे की भावना को, इसके पीछे की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही पॉक्सो एक्ट एक और बहुत जरूरी बात कहता है, जो मैं अक्सर हमारे साथियों से कहता हूं जब भी मैं संवाद करता हूं, पॉक्सो एक्ट पूर्ण रूप से जेंडर न्यूट्रल है। मतलब ये किसी के प्रति बायस नहीं है। जैसे कई सारे कानून बात करते हैं कि जो यौन हिंसा की बात होती है, रेप की, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, तो महिलाओं के प्रति हमारा एक पक्ष अलग होता है। लेकिन ये एक ऐसा एक्ट है जो पूर्ण रूप से जेंडर को नहीं देखता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। यदि उसके साथ में इसमें बताया अनुसार यदि कोई भी छेड़छाड़, यौन हिंसा, दुष्कर्म या कोई भी मामला ऐसा हुआ है जो यौन हिंसा से संबंधित है, तो उस पर समान कार्रवाई होगी। तो देखिए, बहुत अच्छी बात इसने डिफाइन करी। ये अक्सर जो मैं इसका फुल बताता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चों का संरक्षण। तो बच्चों का संरक्षण मतलब हम बालिका या बालक की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल बच्चों की बात कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक्ट पूरी हमारी जो बाल संरक्षण की जो कैटेगरी है, मतलब 0 से 18 एज ग्रुप, उस पूरे एज ग्रुप को कवर करता है। तो देखिए, जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं कई बार स्टूडेंट्स के अलावा जो टीचर्स हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन पर नहीं होकर लेकिन बच्चों के साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग संचालक हैं, चाहे आप कोई आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आपको पॉक्सो की जानकारी होनी चाहिए। जाने अनजाने हमारे पास कई सारे ऐसे मामले आते हैं, मैं आगे कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको क्लियर आउट होंगे कि जिसमें अजमेर से, जयपुर से कई बार मेरे पास इस तरीके के मामले आए सेशन के बाद में, चर्चा के बाद में, जो सीधे तौर पर पॉक्सो का उल्लंघन था। अगर उन लोगों ने मेरे वक्तव्य को नहीं सुना होता, मुझसे चर्चा में यदि उन्होंने हिस्सा नहीं लिया होता, तो शायद वो पॉक्सो की रिपोर्टिंग नहीं कर पाते। और यदि वो पॉक्सो की रिपोर्टिंग नहीं करते तो वो कोचिंग संचालक भी उतना ही दोषी होता जितना दूसरा अपराधी होता। तो देखिए, कितनी बड़ी बात मैंने कह दी कि एक व्यक्ति ने सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं की होती तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता, क्योंकि पॉक्सो एक इतना पावरफुल एक्ट बना हुआ है, इसमें रिपोर्टिंग मैंडेट है। तो हम एक एक सेक्शन वाइज को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, जरूरी और सरल अधिनियम है ये, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत एक पतली सी, एक छोटी सी किताब में इसको लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से इस एक्ट को समझने की कोशिश करें। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग इसमें पूरे पॉक्सो एक्ट को एक एक वाइज के चैप्टर अनुसार, सेक्शन अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। जो पॉक्सो एक्ट है, इस पॉक्सो एक्ट में टोटल हमारे 9 चैप्टर्स हैं, मतलब 9 अध्याय हैं। और टोटल सेक्शंस की बात करें तो 46 हमारे पास सेक्शंस हैं। जो इसके पूरे जो 9 अध्याय हैं, जो पहला अध्याय सभी अधिनियम की जब भी ड्राफ्टिंग होती है उसको लिखा जाता है, तो पहला चैप्टर हमेशा प्रारंभिक, मतलब उसमें सारी उसकी डेफिनेशंस आती हैं, बच्चा कैसे मानेंगे, जो अलग अलग इसके वर्ड्स काम में लिए गए वो सारे वर्ड्स को डिफाइन करता है पहला चैप्टर। जो इसका सेकंड चैप्टर है, जो हमारे सेक्शन 3 से लेकर 12 तक के सारे हमारे सेक्शंस को कवर करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके अगर यदि हम समझ गए तो पूरा पॉक्सो एक्ट का मोटा मोटा हम लोग पूरा एक आइडिया समझ जाएंगे। एक बच्चे को सुरक्षित करने के साथ साथ जिस व्यक्ति ने उस बच्चे के साथ कुछ गलत हरकत की है उसको सजा दिलवाने तक के सारे प्रावधान हम इस चैप्टर सेकंड से समझ सकते हैं। तो देखिए साथियों, जैसा आप देख रहे होंगे, सेक्शन 3 से 12 को मैंने यहाँ 3 भागों में विभक्त किया है। ये 2 एक साथ है, मतलब सेक्शन आपके 3 से 6 तक एक साथ है, आपके जो सेक्शन 7 से 10 है वो एक साथ है, और लास्ट में हमारे 11 और 12 एक साथ में। ये जो पूरा कानून है, ये कानून इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये हर सजा को 2 अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहा है। मतलब यदि एक अपराध को, सेम अपराध को एक व्यक्ति ने किया है, उसको अलग सजा मिलेगी, और वही अपराध करने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसके पर बच्चे को भरोसा था, जिसके संरक्षण में बच्चा था, तो वो सजा लगभग बढ़ के दुगनी हो जाती है। तो देखिए इस कानून में कितनी महत्वपूर्ण बात की गई है। इसलिए हर सजा और हर जो पहलू को समझाने के बाद उसी सजा और उसी पहलू को समझाया गया है जब वो करने वाला व्यक्ति उसका कोई अपना हो।
अपने से मतलब उसके संरक्षण में हो। संरक्षण से मतलब जैसे हॉस्टल वार्डन हो सकता है, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, उसके गार्जियन हो सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके पास बच्चा सुरक्षित छोड़ा गया था कि आप इसका ध्यान रखिएगा, चाहे वो हमारे आश्रय गृह हो, बाल गृह हो, स्कूल हो, XYZ, आप समझ रहे होंगे। मतलब उसका जो गार्जियन था, जिसके अंडर बच्चा था, जिस पर बच्चे का विश्वास था, यदि वो उस बच्चे के साथ कुछ गलत करता है तो इसमें सजा लगभग बढ़ के दुगनी के बराबर हो जाती है। और दूसरी बात, इस एक्ट में जो महत्वपूर्ण बातें आप यहां देखोगे सेकंड चैप्टर में, वो ये है कि ये मिनिमम सजा को डिफाइन करती है। मतलब कि अब जो जज साहब हैं जो इस कोर्ट में बैठकर इसकी सजा सुनाएंगे, उनको न्यूनतम सजा तो देनी है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इसमें सजा का हकदार है, यदि वो बुक हो गया एक बार पॉक्सो में, तो मिनिमम जो सजा डिफाइन है, अगर वो किसी भी XYZ सेक्शन में बुक हुआ, चाहे वो 3-4 में बुक हो रहा है, चाहे वो नीचे 9-10 में बुक हो रहा है, तो उसको जो मिनिमम सजा है, जो न्यूनतम सजा है, वो तो उसको मिलेगी। और अधिकतम वो उसके उस मैटर पर डिपेंड करता है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात इसमें ये करके आई हुई है कि इसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान रखा गया है। तो देखिए आप जो सेक्शन यहीं से यदि हम शुरुआत करें तो हमारा जो सेक्शन 3 है वो बात करता है प्रवेशन लैंगिक हमला की, जिसको बोलते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो हमारा सेक्शन 3 डिफाइन करता है। उसके यदि कोई व्यक्ति इसको ऐसा करता है तो सेक्शन 4 उसकी सजा को बताता है। अभी प्रवेशन लैंगिक हमला है क्या, इसको आप इस तरीके से समझें कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे जिसकी उम्र 18 साल से कम है, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की, यदि उसके किसी भी गुप्तांग में अपने यदि गुप्तांग का प्रवेश करवाता है या किसी और अपने शरीर के किसी पार्टिकल का, किसी वस्तु का प्रवेश करवाता है, तो वो पॉक्सो के अधिनियम 3 का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है। मतलब कि जरूरी नहीं कि वो उसके साथ में रेप करे, फिजिकली रेप करे और उसके शरीर का कोई पार्ट अंदर इंजेक्ट हुआ हो। यदि उसने पेंसिल, कोई आपकी पेन या इस तरीके से कोई पार्ट भी यदि उसके किसी गुप्तांग के शरीर के किसी पार्ट में प्रवेश करवाया है, तो भी वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की धारणा में काउंट किया जाएगा। देखिए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जिसको आप समझ रहे होंगे, साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं रेप से सीधा इसका संबंध है। यदि किसी बच्चे के साथ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, यदि किसी व्यक्ति द्वारा उसके गुप्तांग में, शरीर के किसी भाग में, यदि उसके शरीर का कोई पार्ट प्रवेश करवाया जाता है, यदि शरीर का प्रवेश नहीं भी पार्ट करवाया जाता है, यदि कोई वस्तु इंजेक्ट करवाई जाती है, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, कोई भी चीज हो, तो वो सेक्शन 3 का उल्लंघन होता है। यदि सेक्शन 3 का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, कोई एडल्ट किसी बच्चे के साथ ऐसा करता है, तो सेक्शन 4 में अपराध की श्रेणी में दर्ज होगा। और वो क्या कहता है कि मिनिमम उसको 10 साल की सजा होगी, न्यूनतम 10 साल की सजा होगी। पॉक्सो एक्ट को आप इस तरीके से भी देखें, ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। हमारे राष्ट्र के एक बहुत माने हुए एक संत, सो कॉल एक संत, आज तक अंदर हैं, बुक हैं, आज तक बाहर नहीं आ पाए, और कोई अधिनियम होता तो शायद कुछ बात और होती। वो पॉक्सो के ही अंतर्गत अंदर गए, जिनका आज तक बाहर आना संभव नहीं हो पाया। तो पॉक्सो बड़ा ही पावरफुल कानून है बच्चों के लिए, उनको लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, न्यूनतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। मतलब यदि कोई प्रवेशन लैंगिक हमला यदि करता है बच्चे के साथ में, तो उसको न्यूनतम 10 वर्ष की सजा होगी, जिसे अधिकतम आजीवन कारावास तक पॉक्सो कोर्ट ले जा सकती है। वो डिपेंड करेगा उस बच्चे के साथ कितनी गंभीर हरकत हुई है, क्या बच्चे की उम्र कितनी थी, क्या थी। तो न्यूनतम सजा 10 वर्ष मिलेगी। लेकिन यदि जज साहब को लगता है, तो पॉक्सो कोर्ट को लगता है, तो वो सजा बढ़कर आजीवन कारावास तक जा सकती है। अब देखिए इसके बाद की जो बात कर रहा था कि ये गंभीर अपराध कब बन जाता है, तो पॉक्सो क्या कहता है कि गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, जो हमारा सेक्शन 5 डिफाइन करता है कि वही अपराध, मतलब किसी बच्चे के गुप्तांग में, बच्चे के किसी योनि में, उसके गुप्तांग की पार्ट में यदि कोई एडल्ट व्यक्ति अपने कोई शरीर का पार्ट प्रवेश करवाए या किसी आर्टिकल, किसी वस्तु का प्रवेश करवाए, और वो करने वाला व्यक्ति वह था जिसके संरक्षण में बच्चा है, तो वो कहलाएगा सेक्शन 5 का उल्लंघन, जो है गंभीर अपराध बन जाता है। जब वो अपराध गंभीर बन जाता है, जैसे वो करने वाले, हम अखबारों में कई बार पढ़ते हैं कि पिता ने अपनी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, भाई ने दारू पी के रात को उसके ड्रिंक के नशे में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। कई बार मालूम पड़ता है छोटे बच्चे, लड़कों के साथ भी दुष्कर्म की घटनाएं बहुत कॉमन हो चुकी है। यदि आप फिगर्स की आप बात करेंगे तो भारत के अंदर 54% बच्चे जो हैं जो यौन हिंसा के कहीं न कहीं शिकार है। तो देखिए हर तीसरे में से चौथा बच्चा, पांचवा बच्चा कहीं पे यौन हिंसा का शिकार है, लेकिन बच्चे अपनी विडंबना को, अपनी पीड़ा को बोल नहीं पाते। तो यदि वो करने वाला व्यक्ति यदि कोई घर का व्यक्ति है, तो वो सेक्शन 5 का उल्लंघन होगा, जिसमें सेक्शन 6 में साफ किया गया है उस सजा को बढ़ाकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान भी है। और ये रिसेंट अभी अमेंडमेंट हुए हैं
कि अब फांसी की सजा भी हो सकती है यदि आपने उस बच्ची के साथ या बच्चे के साथ जो गलत किया है और वो करने वाला व्यक्ति वो है जिसके संरक्षण में बच्चा था। यदि वो बच्ची की उम्र 12 साल से कम है, बच्ची बहुत कोमल सी नाजुक सी बच्ची थी और उसके साथ गैंग रेप हुआ, ऐसी कोई स्थिति यदि बच्ची के साथ में बनती है, मृत्युदंड तक के प्रावधान भी इस एक्ट में अमेंडमेंट के बाद किए गए। तो देखिए ये हमारा जो आता है, इसलिए इन दोनों साथ में लिखा हुआ है, दोनों सेम बातें कहते हैं, लेकिन ये बात करता है कोई अनजान व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, और ये कोई करने वाला वो व्यक्ति है जिसके संरक्षण में, कस्टडी में बच्चा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट की यदि बात की जाए, सेक्शन 7 जो बात करता है लैंगिक हमला से मतलब ये कि आपने उस बच्चे के साथ में रेप या बलात्कार जैसी हरकत नहीं की है, आपने उस बच्ची के अंदर उसके शरीर के किसी हिस्से में किसी वस्तु का, आपके शरीर के किसी पार्ट का प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन आपने उसके गुप्त शरीर के हिस्सों को छुआ है, आपने उस बच्चे के या बच्ची के गुप्तांगों को छुआ है। यदि आप ऐसा भी करते हैं तो भी पॉक्सो में बहुत बड़ा अपराध है। और देखिए यदि ये लैंगिक हमला भी बच्चे के साथ में होता है तो लैंगिक हमले अंतर्गत कम से कम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है, जो बढ़कर 5 साल तक का भी हो सकता है। और यदि यही लैंगिक हमला करने वाला व्यक्ति कोई उसका अपना है जिसके संरक्षण में बच्चा है तो ये बन जाता है गंभीर लैंगिक हमला। और गंभीर लैंगिक हमला में सीधा ये चीज बढ़ के हो जाती है, जो न्यूनतम यहाँ जो अधिकतम सजा का जो प्रावधान था सेक्शन 8 में, वही यहाँ पर सेक्शन 9 और 10 के अंतर्गत हो जाता है 5 साल। मतलब न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होगी यदि उस बच्चे की कस्टडी में किसी के बच्चा था और उसने उसके साथ कुछ गलत किया, और अधिकतम इसको पॉक्सो कोर्ट 7 साल या उससे अधिकतर लेके जा सकती है। तो देखिए 2 बातें हमने अभी तक समझी है, प्रवेशन लैंगिक हमला और लैंगिक हमला। उसके बाद आता है बाल यौन उत्पीड़न, कि आपने यह आपकी जानकारी में ऐसी कोई सूचना आती है कि जिसमें बच्चे के साथ ना रेप हुआ है, बलात्कार नहीं हुआ है, बच्चे के किसी गुप्तांग को, किसी शरीर को छुआ भी नहीं गया है, लेकिन बच्चे को अश्लील इशारे किए गए, बच्चे के साथ में अश्लील हरकतें की गई, उसको कुछ गाली, ऐसे कोई शब्द सूचक उसको बताए गए, उस बच्चे को ऐसे अश्लील शब्दों से संगीत किया गया, उस बच्ची को ऐसी कुछ अश्लील चीजों के सामान या कुछ ऐसी वस्तुएं उसको दिखाई गई, कुछ ऐसी हरकतें की गई जिससे बच्चे को सहज महसूस ना हो। देखिए कितनी बड़ी बात मैं करने जा रहा हूं, मतलब पॉक्सो एक्ट ने किस हद तक इस एक्ट को डिफाइन किया हुआ। यदि आप इसकी टर्मिनोलॉजी में जाएंगे, बाल यौन उत्पीड़न को जो अगर वर्ड टू वर्ड यदि आप समझना चाहेंगे तो यौन प्रताड़ना जिसमें यौन शब्द का उच्चारण या आवाज, यौन अंगों का प्रदर्शन या करना या देखना या अश्लील लेखन या मीडिया को उस बच्चे को दिखाना, इसी तौर पर सेक्शन 11 का उल्लंघन हो जाता है। मतलब हमने उस बच्चे के साथ में सीधे तौर पर, आपको शायद लग सकता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा था, लेकिन आपने उस बच्चे को कहीं कहीं अश्लील भावना से बच्चे को आपने अप्रोच किया है। यदि आप ऐसा भी करते हैं तो आप सीधे तौर पर सेक्शन 12 अंतर्गत एक अपराध की श्रेणी में आते हैं, और आपको भी इसके अंतर्गत 3 साल की सजा या मुआवजा या फिर ये दोनों आपको भरने पड़ सकते हैं। मतलब 3 साल की सजा भी हो सकती है और आपको जुर्माना दोनों भी भरने पड़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक न्यूनतम आप पे जरूर एप्लीकेबल होगा यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसी सूचना आती है। तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था, वो संक्षिप्त में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। इस चीज को फिर से अपन दोहराते हैं कि प्रवेशन लैंगिक हमला, गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला और गंभीर लैंगिक हमला, और लास्ट में हमारे पास आता है बाल यौन उत्पीड़न या यौन प्रताड़ना। प्रवेशन लैंगिक हमला जैसा वर्ड से मालूम पड़ रहा है, प्रवेश मतलब उसमें प्रवेश करवाया हुआ है, तो सेक्शन 3-4 का उल्लंघन हो गया। अगर वो प्रवेश करवाने वाला व्यक्ति कोई अपना है तो 5-6 सेक्शन अंतर्गत आएगा। लैंगिक हमला किसी चीज का प्रवेश नहीं हुआ लेकिन छुआ है, यौनिक आशय से छुआ गया है यदि बच्चे के साथ में, तो वो 7 और 8 का उल्लंघन है। और यदि वही करने वाला व्यक्ति कोई अपना है तो 9 और 10 अंतर्गत वो मामला आता है। और लास्ट में हमारे पास आता है बाल यौन उत्पीड़न, जिसे हम कहते हैं कि हमने उस बच्चे को यौनिक आशय से या फिर ऐसे गलत शब्दों से संगीत किया है, हमने उस बच्चे के से उच्चारण किए हैं, हमने उसको कोई अश्लील चीज दिखाई है या ऐसे कोई पार्ट या फिर ऐसी कोई चीजें बताई है जो सेक्सुअल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आती है, तो बिना बच्चे को छुए भी वो व्यक्ति अपराधी है और उसको न्यूनतम 3 वर्ष की सजा या उस पर जुर्माना या दोनों चीजें उस पर लग सकती है। ये पॉक्सो का अध्याय 2 मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब आगे देखिए, अब इसमें आता है अध्याय 3। तो देखिए अब जो चैप्टर हमारा 3 है 2 के बाद, वो सीधे तौर पर बात करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की। मतलब कि अगर किसी बच्चे के साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी से साधारण शब्दों में मतलब ये है कि आपने बच्चे के साथ उसके कोई बिना वस्त्रों के कोई कपड़ों की कोई क्लिप बना ली, आपने उस बच्चे के साथ में कोई अश्लील हरकत करते हुए क्लिप बना ली,
आप खुद उस बच्चे के साथ कुछ ऐसी हरकत कर रहे हो और आप उसको वीडियो से भी शूट कर रहे हो, तो आप गलत हरकत कर रहे हो, तो वो सेक्शन 3, 4 और जो मैंने बताया चैप्टर 2 की सारी बातें, उसमें तो आप उल्लंघन कर ही रहे हो। लेकिन सेक्शन आप चैप्टर 3 अंतर्गत हमारे सेक्शन जो 13 एंड 14 है, उसके अंतर्गत भी आप दोषी करार आपको किया जाएगा। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से क्या मतलब है कि बच्चों की नीचता की जो चीज़ थी उसका आपने रिकॉर्ड करते हुए, चाहे फोटोग्राफ हो चाहे वीडियो क्लिप हो, और उसका यदि आप आगे कहीं उसका प्रचार करते हो, उस चीज़ को आगे कहीं लोगों को शेयर करते हो, तो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत चीज़ें आती है। और उसमें भी यदि आपने उससे कोई पैसा अर्जित किया है, तो कई सारी प्रॉन्ग साइट्स होती हैं, वो इस तरीके के बच्चों की चीज़ों को शूट करके अपनी साइट पर डालती करती हो और आप उससे पैसा अर्जित करते हो, तो वो और अपराध ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो इसमें न्यूनतम 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में। तो ये हमारा चैप्टर 3 पूर्ण रूप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की ओर इंगित करता है। उसी तरह से हमारा जो चैप्टर 4 है पॉक्सो एक्ट में, वो देखिए आप क्या बताता है, आपको अपराध हेतु उसको उकसाना। देखिए कितनी बड़ी बात इस पॉक्सो एक्ट में डिफाइन हो गई कि आपने या उस दोषी व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया है, उस व्यक्ति ने उस डायरेक्ट बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन उसने किसी थर्ड पर्सन को उकसाया है कि तुम इस बच्चे के साथ ऐसा कर दो, तुम इस बच्चे को किडनैप कर लो, तुम इस बच्चे के साथ ऐसा कर लो। ड्रिंक करके 4 लोग दारू की पार्टी कर रहे थे और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि तू ऐसा कर ले, और यदि कल वो अपराध कर देता है, उसको तो जो सजा मिलेगी पॉक्सो में मिलेगी, लेकिन आपने उस मौके पर खड़े नहीं भी रहते हुए, बच्चे का रेप या गलत काम नहीं करते हुए भी आपने सिर्फ उकसाया है, यदि ये बात भी निकलकर सामने आती है, तो आप चैप्टर 4 अंतर्गत ये अपराध के दोषी पाए जाते हैं। जिसमें कि आप देखिए कम से कम इसको पॉक्सो एक्ट चाहे तो आपको जो सेक्शन 16 से 18 तक में है, आपको सजा दे सकती है। डिपेंड करेगा किस हद का अपराध आपके उकसाने से हुआ है, ये पॉक्सो एक्ट डिफाइन करेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है इसमें, यदि आपके उकसाने के बाद यदि किसी व्यक्ति ने एक बच्चे के साथ में यदि बलात्कार किया है, तो पॉक्सो कोर्ट चाहे तो लगभग आपको उसके बराबर सजा भी मिल सकती है। तो ऐसी कोई आपके आसपास की घटना होती है कि जो बच्चे के साथ सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसने उकसाने का काम किया और आपको लग रहा है कि उसकी रिपोर्टिंग की पुलिस थाने के एफआईआर में नहीं हो पाई है, तो आप इस चैप्टर अंतर्गत 4 में ये मामला कर सकते हो। जो हमारे 16, 17 और 18 जो हमारे सेक्शंस हैं इस पॉक्सो एक्ट के, वो सीधे तौर पर इसकी बातचीत करते हैं। अब देखिए इसके बाद एक और महत्वपूर्ण हमारा जो चैप्टर, जो अध्याय है, पूरा डिटेल इसी पर फोकस होकर बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है? रिपोर्टिंग की। वो क्या बात कर रहा है कि पॉक्सो में यदि कोई मामला आ गया तो उसको हमें रिपोर्ट कैसे करना है, हम कहाँ, एक कॉमन लेमैन के नाते हमें किसको सूचना करनी चाहिए, जो मीडिया है उसको इसको किस तरीके से छापना है, जो मीडिया के बाद यदि आपने गलत रिपोर्ट कर दिया तो आपके साथ क्या कार्रवाई हो सकती है, और यदि आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है। शायद इतना डिटेल आपने कभी किसी और एक्ट में नहीं पढ़ा होगा कि रिपोर्टिंग करना नहीं करना भी एक जुर्म है। मतलब पहले तो क्या होता था कि हम लोग सड़क से निकल के हमारे सामने एक्सीडेंट हो गया और हम आगे बढ़ जाते थे कि इस पुलिस के इस चक्कर में हम क्यों पड़े। लेकिन यदि अब पॉक्सो का यदि भी मामला आपकी जानकारी में आता है, उदाहरण के तौर पर आप एक कोचिंग चलाते हैं, उदाहरण के तौर पर आप उस कोचिंग में पढ़ते हैं और आपको यदि ऐसी भी जानकारी मिलती है कि हमारी कोचिंग पर या साथ में पढ़ने वाली जो बच्ची थी उसके साथ में किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है, चाहे उस बच्ची के खुद घर वालों ने उसकी बच्ची के साथ में कोई छेड़छाड़, बलात्कार या यौन हिंसा की घटना करी हो और बच्ची ने आपको अपना बड़ा समझ के, अपना टीचर समझ के साझा करी, और आप सोच रहे हो कि मैं इस कोचिंग के इस लफड़े में ना इसमें कहाँ पड़ जाऊंगा, मेरी कोचिंग पे कोई दिक्कत आ सकती है, और आपने उस बात को छुपाया, और कल हम में से कोई व्यक्ति, आयोग में से कोई, हमारी चाइल्ड लाइन का कोई प्रतिनिधि उस बच्चे के पास जाता है और उससे बात करता है और बच्ची ये बात कह देती है कि सर ये मैंने बात आज से 1 साल पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले अपने कोचिंग के सर को बताई थी, अपनी मैडम को बताई थी, तो आप भी दोषी करार किए जाएंगे और आपको भी 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात इस चैप्टर 5 में समझाई गई है कि यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो भी आप दोषी हैं, मतलब रिपोर्टिंग मैंडेट है। अब रिपोर्टिंग मैंडेट की जब बात आती है तो रिपोर्टिंग कहाँ करें, हम कैसे करें, तो आपके पास कई सारे विकल्प हैं। यदि आप चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें डर होता है यदि हमने कोई नाम लिया तो हम पर पुलिस की कार्रवाई हो जाएगी, हमें सामने वाला जो पक्ष है मार सकता है, पीट सकता है, एक दुश्मनी हमारी खड़ी हो जाएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास कई सारे विकल्प हैं। आप चाहें तो संबंधित पुलिस थाने में फोन करके या स्वयं उपस्थित होकर सूचना दे सकते हैं और आप ये कहेंगे कि मेरी सूचना को गोपनीय रखा जाए, मैं अपना नाम उजागर नहीं करना चाहता। यदि आपको ऐसा लगता है कि पुलिस में जाने के बाद शायद नाम आपको छुपा नहीं रहे, कहीं उजागर हो सकता है, तो आपके पास एक विकल्प और है चाइल्ड लाइन का। आप 1098 पर फोन करके भी किसी बच्चे के साथ कोई गलत चीज हुई हो, पॉक्सो में जो चीज कवर हो सकती है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। आप हर जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई बनाई गई है,
देखिए आप कितनी बड़ी बात है कि हर एक जिले में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट स्टेब्लिश है, जो हमारी जेजे एक्ट में होती है। आप जेजे एक्ट का वीडियो देखें, उसमें आप क्लियर समझ पाएंगे। तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अंतर्गत जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस है, उसके तहत हर पुलिस थाने में बच्चों के लिए एक अधिकारी है, एएसआई रहेगा। हर पुलिस थाने में, मतलब आपके घर के आसपास जो भी पुलिस थाना पड़ता होगा, जो आपका पुलिस थाना है, उस पुलिस थाने में भी बच्चों के लिए एक अधिकारी है। सेक्शन 107 जेजे एक्ट के, जिसको हम बोलते हैं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। आप उस बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को भी सूचित कर सकते हैं कि सर यहाँ पर बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, आप संभालें, आप इस मैटर को देखें। आपके पास चाइल्ड लाइन है, आपके पास बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है, आपके पास पुलिस है, और आपके पास हम आयोग तो है ही। आप आयोग को भी सूचित कर सकते हैं, आप जिले की बाल कल्याण समिति को भी सूचित कर सकते हैं, लेकिन इस सूचना को सही प्लेटफॉर्म तक सूचित करना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ साथ अनिवार्य दायित्व बन चुका है पॉक्सो एक्ट में। क्लियर? अब देखिए, अब आगे देखेंगे इसको। इसके आता है मीडिया। मीडिया, कई बार हम लोग देखते हैं हमारे आसपास कोई घटना छप जाती है और वो मीडिया उसका फोटो का प्रकाशन, नाम का प्रकाशन कर देती है। ये रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन पॉक्सो एक्ट आने के बाद आप किसी भी बच्चे का ऐसी कोई सूचना का आप जानकारी नहीं दे सकते जिस जानकारी से उस बच्चे को अपना जीवन जीने में या भविष्य में किसी तरह की परेशानी आए। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, शायद समझने की आप लोग कोशिश करें कि XYZ कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां का मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत प्रतिष्ठित हमारा एक अखबार, उस न्यूज़पेपर ने क्या किया, उसको ये पता था फोटो नहीं छाप सकते, उसने फोटो नहीं छापा। उसने क्या लिख दिया कि साहब एक्स, ये कोई हमारी यहाँ का एक कॉन्वेंट स्कूल है, सेक्टर फलाने फलाने सेक्टर्स में स्थित है, इस सेक्टर में इस स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ में ये रेप की घटना हुई। तो भी ये गलत है। आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि बच्ची का नाम क्या है, लेकिन आप दूसरी आइडेंटिटी तो पूरी बता दी। उससे कोई भी रिकॉग्नाइज कर सकता है कि किसके साथ में गलत काम हुआ है। तो आपको कोई भी ऐसी सूचना का प्रकाशन नहीं करना है जिससे बच्चे की निजता का हनन हो, बच्चे की गोपनीय या जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो किसी और व्यक्ति तक जाए जो इस केस से सीधे तौर पर जुड़े हुए लोग नहीं थे, वो पॉक्सो कोड के लोग नहीं थे। तो मीडिया को भी इस बात का ध्यान रखना है, जब भी कहीं पॉक्सो का मामला आ जाए तो हमें उस बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन को गोपनीय रखना है। नाम तक परिवर्तित होगा, आप हर चीज से सेफ बच्ची को रखते हुए, बच्चे को रखते हुए आप उस मीडिया में उस खबर को देंगे। उसके बाद देखिए मिथ्या, मतलब कि अगर पॉक्सो में अगर कोई केस आता है और यदि वो जानकारी झूठी निकलती है तो उस पर केस होगा, लेकिन बच्चे इससे सुरक्षित रहेंगे। मतलब कि अगर कोई छोटा बच्चा ये बात कह देता है, छोटे बच्चे से मतलब 18 साल से कम का कोई भी लड़का या लड़की ये किसी व्यक्ति पर आरोप लगाए कि इसने मेरे साथ में ये गलत काम किया है और पॉक्सो की किसी सेक्शंस में कवर हो रहा है, तो वो अपराध ही बन चुका है। अन्य एक्ट में क्या होता था कि आप जब तक आप पर दोष सिद्ध ना हो जाए आप अपराधी नहीं है, लेकिन पॉक्सो में उल्टा है। अब ये पूरा बर्डन अपराधी पर है कि वो ये प्रूव करे कि वो अपराधी नहीं है, लेकिन बच्चे ने एक बार यदि आरोप लगा दिया तो वो अपराधी बन गया, उसको प्रूव करना है। और अगर ये कल बच्चा वापस आके बोल देता है कि नहीं सूचना तो मैंने गलत दी थी और ये सूचना सही नहीं है, तो बच्चे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब मिथ्या आरोप लगाने पर बच्चे पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि कोई एडल्ट है, मतलब बच्चे ने बोल दिया मुझे मेरी मम्मी ने उकसाया था, मुझे मेरे पापा ने या मेरे बड़े भैया ने उकसाया था कि आप इस व्यक्ति के खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन दो, उन पर कार्रवाई जरूर होगी। मतलब एडल्ट पर कार्रवाई हो सकती है, उस बच्चे के कोई बड़े घर के सदस्य उन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन बच्चे पर किसी प्रकार की कार्रवाई मिथ्या रिपोर्टिंग की नहीं होगी। तो देखिए कितना डिफाइन है चैप्टर 5 जो बात करता है कि हम लोगों को रिपोर्टिंग कहाँ करनी है, मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिथ्या रिपोर्टिंग से क्या मतलब है, और नहीं रिपोर्ट करेंगे तो क्या होगा। अब इसी के साथ आप देखिए जो चैप्टर 6 है हमारा, वो बात करता है बयान को लेखबद्ध करना। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। कई बार मैंने ये देखा है कि हमारे ट्राइबल एरिया से एक दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी, मैं पुलिस थाने का नाम नहीं लूंगा, ट्राइबल डोमिनेटेड राजस्थान के जो सदर्न राजस्थान वाले हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उदयपुर डिवीजन के, वहां की घटना थी। आप देखिए एक बच्ची जिसके साथ में पॉक्सो का मामला हुआ है, बच्ची खुद पीड़ित है और उस बच्ची को बयान के लिए ट्राइबल एरिया में कहीं पर किसी पुलिस के प्रतिनिधि ने पुलिस थाने बुला रखा था। बच्ची 2 घंटे तक पुलिस थाने के बाहर वेट कर रही है कि कब मेरा नंबर आएगा। उसके पिता, उसकी माँ और बच्ची रो रही अलग है और उसको बाहर वेट करवाया हुआ है। ये सूचना की सामाजिक कार्यकर्ता ने मुझ तक पहुंचाई, हमने तुरंत कार्रवाई करी और एक कार्रवाई उस मामले में हुई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पॉक्सो में हमें बच्ची वैसे ही बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुकी है, जो अक्सर मूवीज में देखते भी हैं कि जो बलात्कार की पीड़िता है वो वैसे ही पीड़ित है और उससे ज्यादा सिस्टम की तरफ से परेशान होना पड़ता है। लेकिन पॉक्सो में इस चीज को बहुत ज्यादा डिफाइन किया हुआ है। पॉक्सो में इसको बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि बच्ची का चाहे मेडिकल हो,
चाहे बच्चे के बयान हो, चाहे बच्ची को किसी भी लेवल पर जाना हो, चाहे वो बच्ची है चाहे बच्चा, बाबा मेरे मुंह से अगर बच्ची निकल रहा है मतलब मैं दोनों को इंगित कर रहा हूँ, 18 साल से कम जो पॉक्सो के विक्टिम है, जो पीड़ित है, तो उन लोगों को अपने बयान के लिए कहीं पर पुलिस थाने में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन बच्चों का बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली बयान लिए जाएंगे। बच्चों के जरूरत पड़ी तो घर पर जाकर वो बयान लिए जाएंगे। अगर बच्ची है तो महिला ही अधिकारी उसका बयान लेगी, और जो भी अधिकारी बच्चे का बयान लेने जाएंगे वो बकायदा इस बात को बोलेंगे कि मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या है, मेरे ऊपर के अधिकारी का नाम ये है, उनके मोबाइल नंबर ये हैं, अगर मेरी किसी बातचीत से आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको कोई चोट पहुंची है तो आप मेरे इस अधिकारी को आप मेरी शिकायत भी दे सकते हैं। इतनी बड़ी बात देखिए आप, कितनी बड़ी बात, कितना चाइल्ड फ्रेंडली हमारा ये एक्ट है, जो इस साफ कह रहा है कि बच्ची के जो बयान है, जो बच्चे के जो बयान है वो उसके चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से लिए जाएंगे, और जब बयान लिए जाएंगे तो उसको विश्वास दिला जाएगा अगर आप मेरे बयान लेने से संतुष्ट नहीं है, आपको कोई तकलीफ हुई है तो आप मेरे अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। ये बोलना उस अधिकारी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ अनिवार्य कर देता है पॉक्सो एक्ट। साथ ही साथ जहां उस कक्ष में बच्चे का जैसे होता है, हमारी पहचान परेड होती है पुलिस में, पहचान परेड में क्या करते हैं, सामने खड़ा कर देते हैं सब दोषियों को, और सामने अपने को पहचान करनी होती है, बताइए इसमें से कौन सा व्यक्ति जिसने आपके साथ में दुष्कर्म किया, जिसने आपके साथ गलत काम किया। लेकिन पॉक्सो में बच्चे को या बच्ची को ऐसे कक्ष में रखा जाएगा जहां से वो तो उस अपराधी को देख सकते हैं लेकिन अपराधी बच्चे को नहीं देख सकता, ताकि बच्चे के मन में किसी प्रकार का भय नहीं हो, बच्चा बिना डरे दूसरे किसी कक्ष से बोल सके कि भाई ये आप इससे इसका ये जो है इस व्यक्ति ने मेरे साथ में गलत काम किया। तो बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली माहौल एक देने की कोशिश करिए उस बच्चे को, ताकि वो बच्चा निर्भीक होकर अपनी बात को रख पाए। अब देखिए जो बयान लेने की जो बातचीत है उसके घर पर लिए जा सकते हैं, चाइल्ड फ्रेंडली माहौल के साथ लिए जा सकते हैं, बिना डर के बच्चा बोल पाए ऐसी व्यवस्था किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा देखो सेक्शन जो 7 और 8 है, सॉरी सेक्शन क्या हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो अध्याय 7 और 8 है, ये और बात करता है विशेष न्यायालय की। शायद जो लोग पॉक्सो एक्ट को पहली बार सुन रहे हैं उनको लग रहा होगा ये पूरा आइडियल बातचीत हो रही है, ऐसा हो रहा है क्या, इतना ज्यादा चाइल्ड फ्रेंडली बिहेवियर होता है क्या? बिल्कुल होता है दोस्तों। और मुझे खुशी आपको बताते हुए कि राजस्थान के संदर्भ में विशेष न्यायालय सभी डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेब्लिश किए जा चुके हैं। मतलब पॉक्सो की हियरिंग के लिए, पॉक्सो के मामलों की सुनवाई के लिए अलग से कानून व्यवस्था की गई है, जिसको बोलते हैं विशेष न्यायालय या पॉक्सो कोर्ट्स। तो पॉक्सो कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट पूरे राजस्थान में हो चुका है। पॉक्सो की कार्रवाई फटाफट से हो जाए, अपराधी को जल्दी सजा मिल पाए, बच्चे को जल्दी संरक्षण मिल पाए, बच्चे को पीड़ित प्रतिकार अधिनियम में भी लाभ मिलना है वो सब मिल पाए, इसको पूरा सुनिश्चित करने के लिए अलग से पूरा न्यायालय स्टेब्लिश किया गया, जिसको बोला गया विशेष न्यायालय या पॉक्सो कोर्ट्स। तो देखिए कितनी बड़ी बात इसके अंदर आती है। और लास्ट में हमारा आता है चैप्टर 9, जो हर कानून के अंतिम जो भाग बात करता है प्रीलिमिन्स, जो प्रकरण है, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जो सहायताएं और क्या क्या हो सकती है उस कानून के संदर्भ में, उनका पूरा उल्लेख चैप्टर 9 में होता है। जैसे क्या क्या सहायता है, क्या क्या सहायता उस पीड़ित पक्ष को मिलनी चाहिए उसकी बात करता है। ये बात करता है इस पूरे कानून का इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर कैसे काम होगा। ये बात करता है सेक्शन 44 इसका कि इसकी पूरी आपके एक्ट की, इस अधिनियम की मॉनिटरिंग आयोग के माध्यम से सुनिश्चित होगी, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल आयोग के माध्यम से, और आपके स्टेट के संदर्भ में जो आपके स्टेट का जो चाइल्ड राइट कमीशन है वो इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होगा, वो बात करता है सेक्शन 44। तो इस तरीके से साथियों मैंने कोशिश की आपको कि पॉक्सो अधिनियम की पूरी जानकारी को संक्षिप्त में लेकिन पूरी जानकारी आप लोगों ने आज प्राप्त की है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये इकलौता शायद वीडियो है जो पूरी की पूरी पॉक्सो की पूरी जानकारी डिटेल में सरल भाषा में आप तक पहुंचाता है। लेकिन फिर भी ये संभावना है कि आपके मन में कोई डाउट या कोई शंका रह जाए, शायद कोई सेक्शन को मैं आपको ढंग से ब्रीफ ना कर पाया हूं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखें, अपने सजेशंस हमें दें कि हम आप तक और बेहतर चीजों को पहुंचा पाए। पॉक्सो के इस चर्चा में, इस अधिनियम की इस चर्चा में आप लोगों के और भी कोई बातचीत हो जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाह रहे हो, कोई मामले यदि आपकी जानकारी में हो, तो आप आयोग की मेल आईडी पर, आप मेरी मेल आईडी पर आप उस मामले की सूचना भी दे सकते हैं। किसी भी संदर्भ में कोई भी ऐसी सूचना जो किसी बच्चे की गोपनीय है, जो पॉक्सो का पीड़ित है, उसकी सूचना आप कमेंट बॉक्स में या सार्वजनिक मंच पर ना करें। मैं अभी देख रहा था कुछ वीडियोस हमारे ऐसे रहे हैं, उन वीडियोस में डायरेक्ट ही उस बच्चों के नामजद आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न आए हैं, तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों की सूचनाओं को आप गोपनीय रहने दें। कोई भी प्रश्न आप नाम परिवर्तित करके या आप किसी और
तरीके से आप टेलीफोनिक माध्यम से, ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो, ये प्रयास अच्छा लगा होगा। पुनः एक नए विचार, नई सोच और नए किसी कंसेप्ट के साथ आपसे अगले वीडियो में फिर से रूबरू होंगे। मैं शैलेंद्र पंड्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।